गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपना अमलगमेशन का टॉपिक कर रहे थे। तो कल हमने किया था व्हाट इज़ अमलगमेशन, कौन कौन से जो केसेस हैं जिसके अंदर अमलगमेशन नहीं माना जाता, या कौन कौन सी कंडीशन हैं जिसके अंदर अमलगमेशन को वैलिड माना जाता है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कौन कौन से कंडीशंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, उनके थ्रू जो अमलगमेशन है वो वैलिड माना जाता है। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नेम है टैक्स इंसेंटिव्स, या फिर हम इनको टैक्स एडवांटेजेस भी बोल देते हैं फॉर अमलगमेशन। अगर अमलगमेशन हो रही है बिटवीन टू और मोर कंपनीज, तो वो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं या कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं जो वेरियस पार्टीज़ को मिलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपस में जो दो कंपनी हैं वो अमलगमेट हो रही हैं तो उस केसेस में जो नई कंपनी फॉर्म होगी सिर्फ उसी को कुछ बेनिफिट या उसको ही कुछ इंसेंटिव या एडवांटेजेस मिलेंगे, सबको मिलेंगे। जो अमलगमेटिंग कंपनी है, जो ओल्ड कंपनी है, उसको भी, जो अमलगमेटेड यानी न्यू कंपनी है उसको भी बेनिफिट होगा, और जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उसको भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटिंग कंपनी, कि जो हमारी अमलगमेटिंग कंपनी है यानी जो ओल्ड कंपनी है जो कि अब नई कंपनी में फॉर्म होने जा रही है, उस कंपनी को कौन कौन से टैक्स इंसेंटिव्स जो हैं वो मिलेंगे। तो इसमें आता है एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, या बोल सकते हैं टैक्स, मतलब एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, या फिर इसको सिंपल से लैंग्वेज में हम बोलेंगे नो कैपिटल गेन टैक्स। कोई भी कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। आपको पता है कि जो टैक्स है वो ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल गेन पे लगता है, जितना भी हमें कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स से पूरी छूट है। नो लायबिलिटी फॉर कैपिटल गेन टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय द अमलगमेटिंग कंपनी टू द अमलगमेटेड कंपनी इफ़ अमलगमेटेड कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी। जब अमलगमेशन होता है तो जो अमलगमेटिंग कंपनी होगी, यानी जो पुरानी कंपनी होगी, ओल्ड कंपनी होगी, उसकी जो एसेट्स हैं कैपिटल एसेट्स, वो चली जाएंगी किसके पास? अमलगमेटेड कंपनी के पास। ठीक है, यानी न्यू कंपनी के पास। तो जैसे ही कैपिटल एसेट उसके पास जाएगी या ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो जो कैपिटल गेन होता है वो कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करने से होता है। ठीक है, कैपिटल गेन किस चीज़ से होता है? जब भी हम कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अमलगमेशन के टाइम जब अमलगमेटिंग कंपनी यानी पुरानी कंपनी की जब कैपिटल एसेट जाती है अमलगमेटेड कंपनी के पास, तो ऐसे ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ठीक है, जब ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाएगा तो कोई सवाल ही नहीं उठता कैपिटल गेन का। ठीक है, जब इसको ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाएगा तो कैपिटल गेन का फैक्टर ही नहीं बनता, तो ना होगा ट्रांसफ़र और ना होगा कैपिटल गेन, और ना ही कोई टैक्स अराइज होगा इसके ऊपर। क्लियर? सिंपल सी बात है कि कैपिटल गेन तब होता है जब हम कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है, तो जब अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी को अपने एसेट ट्रांसफ़र कर रही है, तो उस एसेट को तो हम जो है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है उसको हम ट्रांसफ़र मानेंगे ही नहीं। तो जब कोई ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके ऊपर हम कोई टैक्स भी नहीं लगाएंगे। जब ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो टैक्स भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स कंसेशन टू फॉरेन कंपनी।
फॉरेन कंपनी को भी टैक्स में कंसेशन या छूट मिल जाती है। तो जैसे बोला गया है कि नो लायबिलिटी फॉर कैपिटल गेन टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी बाय अ फॉरेन कंपनी टू अनदर फॉरेन कंपनी अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। मतलब कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो अमलगमेट होती है किसी दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ, और जो फॉरेन कंपनी अमलगमेट हो रही है उस फॉरेन कंपनी की होल्डिंग है किसी इंडियन कंपनी में। तो कॉमन सी बात है, जब एक फॉरेन कंपनी जब अमलगमेट होगी दूसरी फॉरेन कंपनी में, तो इसकी जो भी शेयर होल्डिंग होगी वो किसके पास चली जाएगी? दूसरी फॉरेन कंपनी के पास, यानी न्यू कंपनी के पास। जो कंपनी अमलगमेटेड कंपनी है, तो ऐसे केसेस में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ठीक है, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा अगर कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो वो कंडीशन कौन सी होंगी? फर्स्ट कंडीशन है कि एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन शेयर होल्डर ऑफ द अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी। मतलब जो पुरानी फॉरेन कंपनी है जो अमलगमेट हो रही है दूसरी फॉरेन कंपनी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी यानी न्यू कंपनी, तो पुरानी कंपनी के कम से कम 25% शेयर होल्डर जो हैं वो रेडी हो जाने चाहिए शेयर होल्डर बनने के लिए। किसके? नई फॉरेन कंपनी के। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। नंबर 2, नो कैपिटल गेन अराइजेज इन द कंट्री इन विच अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड। यानी जिस कंट्री में अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी एग्जिस्टेड है या इनकॉर्पोरेटेड है वहाँ पर कोई कैपिटल गेन ना हो। ठीक है, उस कंट्री के अंदर उसका कोई भी कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद हमारे पास कंडीशंस के बाद हमने फर्स्ट पॉइंट किया था टैक्स इंसेंटिव टू अमलगमेटिंग कंपनी, टैक्स कंसेशन टू फॉरेन कंपनी। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट कर रहे हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन। देखो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट से। ठीक है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के पास लाइसेंस है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑपरेट करने के लिए। तो सेक्शन 35A बोलता है कि अगर कोई कंपनी लाइसेंस लेती है उस पर जो भी वो एक्सपेंडिचर करती है उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस जो है वो लेती है उसके ऊपर जो भी वो एक्सपेंसेस करती है उस एक्सपेंसेस का उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस की बात हम बाद में कर लेते हैं, पहले हम बात करते हैं कैपिटल गेन की। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक्स लिमिटेड का अमलगमेट होता है वाई लिमिटेड के साथ। तो जो इसके पास लाइसेंस है वो भी किसके पास चला जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा वाई लिमिटेड के पास। यानी एक्स लिमिटेड का जो लाइसेंस है वो किसके पास चला जाएगा? वाई लिमिटेड के पास चला जाएगा। तो लाइसेंस भी क्या होता है हमारे पास? कैपिटल एसेट्स होती है। तो जब लाइसेंस इसके पास जाएगा वाई लिमिटेड के पास तो कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई ट्रांसफ़र दिखाएंगे ही नहीं, वो तो अमलगमेशन हो रहा है।
अमलगमेशन से डायरेक्टली जो है लाइसेंस वो है वो वाई लिमिटेड के पास चला जाएगा। मतलब एक्स लिमिटेड की जो कैपिटल एसेट है वो किसके पास चली जाएगी, वाई लिमिटेड के पास। तो जब कोई ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, जब कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा, तो उस केस के अंदर कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। तो जब कैपिटल गेन नहीं होगा तो कोई टैक्स भी अराइज नहीं होगा इन द हैंड ऑफ एक्स लिमिटेड। उसके बाद सेक्शन 42 बोलता है कि कोई भी कंपनी अगर पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन करती है, प्रोस्पेक्टिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, मतलब ज़मीन से पेट्रोल को निकालना फिर उसको साफ़ करना एट्सेट्रा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोस्पेक्टिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड कंपनी का काम है पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करना, प्रोस्पेक्ट करना और प्रोडक्शन करना। तो जब हम एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड के साथ अमलगमेशन करेंगे तो इसका बिजनेस किसके पास चला जाएगा, वाई लिमिटेड के पास। और वाई लिमिटेड होनी चाहिए इंडियन कंपनी। ओके, तो एक्स लिमिटेड के ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी ट्रांसफ़र पे। जब ये बिज़नेस को ट्रांसफ़र करेगी तो वाई लिमिटेड के पास बिज़नेस चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स लिमिटेड की सारी एसेट्स किसके पास चली जाएंगी, वाई लिमिटेड के पास। तो एक्स लिमिटेड के हाथ में कोई ट्रांसफ़र, कोई कैपिटल गेन की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी ट्रांसफ़र के ऊपर। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। ठीक है, अगर प्लांट और मशीनरी ट्रांसफ़र होती है तब क्या करते हैं। अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है नए प्लांट एंड मशीनरी में, यानी न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ कर लेती है, तो यहाँ पर देखो हम इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड जो है इसका बिजनेस है नोटिफाइड एरियाज़ में। ठीक है, सपोज़ कोई 4 स्टेट्स हैं जो कि नोटिफाइड एरियाज़ हैं, जिसमें 4 स्टेट कंसीडर होते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे कि तेलंगाना हो गया, बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर ये एक्स लिमिटेड अपना बिजनेस करती है और एक्स लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कर दिया न्यू प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। तो जो भी ये प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है इसकी एक्स लिमिटेड को डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, और डिडक्शन कैसे मिलेगी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी पे, इसके साथ एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी इसको डेप्रिसिएशन की। ठीक है, एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी और वो कितनी होगी, वो होगी 15%। 15% मिल जाएगी एक्स लिमिटेड को। ठीक है, वो कुछ नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, और उसने नई प्लांट एंड मशीनरी एक्स लिमिटेड ने खरीद ली। एक्स लिमिटेड ने जब न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ 15% का एडिशनल जो है उसको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर एक्स लिमिटेड को ये एडिशनल 15% डेप्रिसिएशन क्लेम करने से पहले ही एक्स लिमिटेड ने ये डिडक्शन जो है क्लेम नहीं की और उससे पहले ही एक्स लिमिटेड का अमलगमेशन हो जाता है वाई लिमिटेड के साथ, तो एक्स लिमिटेड ने डिडक्शन अवेल नहीं करी, तो अब डिडक्शन कौन अवेल करेगा, वाई लिमिटेड, क्योंकि डिडक्शंस जो हैं वो विड्रॉ नहीं होंगी, तो वाई लिमिटेड उस डिडक्शन का बेनिफिट ले लेगी। नॉर्मल सी बात है, क्लियर। लेकिन इसके अंदर कुछ जो पॉइंट हैं वो ज़रूरी होने चाहिए कि जो कंपनी है वो नोटिफाइड एरियाज़ के अंदर ही, बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर ही जो है उसका बिजनेस हो, तभी ये डिडक्शंस और 15% जो एक्स्ट्रा डिडक्शन, एडिशनल डिडक्शन जो है वो प्रोवाइड हो। ठीक है, ये तो थी हमारे टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटिंग कंपनी। अब हम बात करेंगे टैक्स इंसेंटिव्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। जो शेयर होल्डर्स हैं पुरानी कंपनी के, उनको क्या टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेशन कंपनी।
ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। शेयर्स भी कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है पीरियड स्टार्ट कहाँ से होगा। यानी सपोज कोई एक पर्सन है, वो 5 साल से 7 साल से आपका शेयर होल्डर है, और उसके बाद नई कंपनी अमलगमेट होकर नई कंपनी बन जाती है, और उस केस के अंदर कंपनी अपने शेयर्स जो उसको नए शेयर्स दे देती है, तो उसका होल्डिंग कब से माना जाएगा। पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द डेट एट विच शेयर्स वर हेल्ड इन द अमलगमेटिंग कंपनी। ठीक है, अब इसको भी हम एक एग्जांपल के उसमें समझते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड है, इंडियन कंपनी। इस कंपनी में मिस्टर राम एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। एक्स लिमिटेड के और जो एक्स लिमिटेड जो है वो अमलगमेट हो जाती है वाई लिमिटेड के साथ, सपोज 2016 में। और जो राम है इसने एक्स लिमिटेड के शेयर्स को होल्ड किया था, यानी परचेज किया था 2013 में। क्लियर, 2013 के अंदर मिस्टर राम ने एक्स लिमिटेड के शेयर्स को परचेज किया था, होल्ड किया था, और 2016 के अंदर जो है वो एक्स लिमिटेड जो है वो वाई लिमिटेड में अमलगमेट हो गई। तो क्वेश्चन ये अराइज होगा कि होल्डिंग कब से मानी जाएगी। यानी कभी तो राम जो है अपने शेयर्स को सेल करेगा, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 2016 से या 2013 से। तो पीरियड माना जाएगा 2013 से, और 2013 से करने से इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, क्योंकि शेयर्स जब 12 महीने से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में इसको बेनिफिट मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, जिससे इसका कैपिटल गेन कम आ जाएगा और टैक्स भी कम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड में जो राम की शेयर होल्डिंग है, इस राम को ये अपने शेयर्स दे देगी वाई लिमिटेड के। इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। शेयर्स के बदले में शेयर्स मिलेंगे मिस्टर राम को। तो एक्सचेंज ऑफ शेयर्स के केस में जो अमलगमेटेड कंपनी देगी मिस्टर राम को, ऐसे केसेस में जो एक्सचेंज होगा शेयर्स का, वहाँ पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होता। सिंपल सी बात है, जितने भी ट्रांसफ़र होंगे, चाहे वो कैपिटल एसेट का हो चाहे वो शेयर्स का हो, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। जब ट्रांसफ़र ही नहीं होगा कैपिटल एसेट का तो कैपिटल गेन नहीं होगा, और जब कैपिटल गेन नहीं होगा तो कोई भी टैक्स अराइज नहीं होगा। क्लियर, ये था हमारे पास टैक्स इंसेंटिव टू शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटेड कंपनी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है, सारी चीज़ें वही घुमा घुमा के दी हुई हैं। बस आपको एक सिंपल सा फंडा ये रखना है कि जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेशन करती है, तो जो भी किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो कैपिटल एसेट हो, चाहे वो शेयर्स हो, ठीक है, चाहे कोई प्लांट एंड मशीनरी हो, तो उस केस के अंदर कोई भी ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं होगा। तो जब कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ तो कैपिटल गेन भी नहीं होगा, और जब कैपिटल गेन नहीं होगा तो टैक्स भी अराइज नहीं होगा। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।